गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए पुनरावर्तन देखेंगे। कक्षा 8 यानी क्लास 8 लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज यानी तृतीय भाषा के लिए आज हम पुनरावर्तन देखेंगे और साथ ही साथ उससे पहले हम देखेंगे आपके अभी जो मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, अदरवाइज किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर का ढांचा होगा, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले कविता और थोड़ा से उसमें से आए ग्रामर पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपको परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन पेपर है ब्लूप्रिंट किस प्रकार होगा। मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑनलाइन मिड टर्म जो एग्ज़ाम है आपके, उसके लिए आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर में 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 2, अ और ब। तो कुल मिला के आपके संख्या मार्क्स होंगे 60 मार्क्स। तो अ खंड जो है आपको 28 मार्क्स के लिए है और ब खंड जो है 32 मार्क्स के लिए है। तो 32 मार्क्स के अंतर्गत अगर आप देखें, पहले सबसे पहले अगर हम चर्चा किए तो अ खंड के बारे में, इसमें देखिए आपको सबसे पहले अपठित गद्य रहेगा और अपठित पद्य यानी अनसीन पैसेजेस में पोएम एंड लेसन दोनों भी रहेंगे। तो 8 मार्क्स के लिए रहेंगे। और उसके उपरांत 20 मार्क्स का जो है आपका ग्रामर रहेगा। ग्रामर कहाँ से होगा? आपके जो भाषा ज्ञान है उसके अंतर्गत ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले व्याकरण में वर्ण विच्छेद है, विलोम है, समानार्थक शब्द है, विशेषण और विशेष्य है, लिंग परिवर्तन कीजिए है, भाववाचक संज्ञा बनाइए और उसी प्रकार वाक्यांश के लिए और अनुस्वार अनुनासिक के उचित जगह पर प्रयोग कीजिए। ये जो पूरा भाषा ज्ञान का मिला जुला व्याकरणिक भाग है वो आपको यहाँ पे इस खंड में 20 मार्क्स के लिए पूरा टोटली 1 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो कुल मिला के उसकी संख्या होगी 20, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ पे अपठित गद्य और पद्य के लिए यानी अखंड जो है आपको 28 मार्क्स के लिए वो निर्धारित किया गया है। तो देखेंगे नेक्स्ट ब खंड। अगर ब खंड को अगर आप बात किए जाए तो ये टोटली पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही आधारित है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे किस प्रकार के रहेंगे। ब खंड में कुल मिलाकर आपको 32 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले 1x4 यानी एक शब्द में आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-2-3 वाक्य में। और उसके उपरांत 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके 5 जो आपका लेसन है, पोर्शन है जो भी एग्जाम का रिलेटेड 5 लेसन और भाषा ज्ञान के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। और लास्ट में जो लिखने का यानी राइटिंग पार्ट यानी लेखन जो रहती है उसके लिए आपको अनुच्छेद लिखा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाएगा। उसके उपरांत पत्र लेखन आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है वो पैटर्न, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर मैं उसका एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में, जो रिवीजन क्लास में मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। और चित्र वर्णन जनरल ही टॉपिक रहता है। एक पिक्चर दिया जाता है, उसके आधार के ऊपर आपको 20 से 30 मार्क्स में 20 से 30 शब्दों में आपको उसको लिखना पड़ता है। तो उसकी जो लेखन पार्ट है उसके लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ब खंड जो है 32 मार्क्स का रहेगा और अ खंड 20, कुल मिला के 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। आशा करती हूँ पेपर का प्रिंट आपको क्लियरली समझ में आया हो। वैसे भी PDF जो ग्रुप में हमने भेजा है वो बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थरोली क्यों कहा, क्योंकि जो भी न्यू पैटर्न अगर ऐसा आप समझे नहीं कि हमें पता नहीं है कुछ बिफोर इंटीमेशन दिए नहीं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो हम सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले कविता। ऑलरेडी तो कविता हुई है, हमारा ये रिवीजन पार्ट चल रहा है, पुनरावर्तन चल रहा है। तो सबसे पहले कविता में क्या बताया गया है? सबसे पहले कविता में सबसे पहले सुबह के समय के वर्णन किया गया है। यानी सुबह जो सभी के मुख कैसे रहते हैं, सुंदर रहते हैं दिखने के लिए भी, और उसी प्रकार प्रातःकाल की जो ठंडी हवा होती है वो सबको ताजगी देती है। इस प्रकार कविता में यहाँ कभी भी सुबह की यानी प्राकृतिक जो सौंदर्य है कवि को कहाँ उभर आ रहा है, वो सुबह के टाइम में यानी सुबह के वक्त में दिख रहा है। तो सुबह जल्दी उठकर वो प्रकृति की सुंदरता को निहारना चाहता है, देखना चाहता है, और साथ ही साथ पेड़ों और पंछियों की आवाज़ वो क्या करना चाहता है, अपने कानों से सुनना चाहता है और सबको वह बताना चाहता है। अपने अनुभव, सुबह के अनुभव क्या है वो यहाँ पे दर्शाना चाहता है। तो बहुत ही सीधी कविता है। आप अगर ध्यान दीजिए तो आपको पढ़ने के लिए भी कुछ भी दिक्कत नहीं है और बहुत ही सीधे सादे शब्दों में यहाँ पे कविता बताई गई है। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए अगर आप देखें टेक्स्ट बुक में सुबह सबसे पहले कविता, उसमें का मैं पहला पैरा विच्छेद पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कुछ भी डाउट है तो आप ग्रुप में, नहीं तो पर्सनली बोल सकते हैं ग्रुप में मैसेज डाल के। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का, करना हर देखूंगा पूरब में फैले,
बादल पीले लाल सुनहले। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या दर्शाना चाहता है कि सुबह के यानी आज मैं सबसे पहले उठ गया हूँ। कवि कब उठा है? सबसे पहले उठा है। और पहले उठ के मैं सबसे पहले उठकर क्या करूँगा? सुबह की ताज़ी हवा खाऊँगा। और हवा जब चलती है, हवा चलती है, हवा हम जैसे पैरों से तो चलती नहीं, तो हवा की आवाज़ आती है, चलते हुए हवा की आवाज़ आती है, तो हम उसको कैसा महसूस करते हैं? तो पत्ते हिलने लगते हैं। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? धीरे धीरे से पत्ते हिलने लगते हैं। और समय कैसे हर हर की आवाज़ आती है, उस जब पत्ते हिलते हैं तो उस पत्तों में कैसे हर हर की आवाज़ आती है। और पूरब दिशा में फैले पीले लाल सुनहले बादल जो है आसमान में छाए हुए होते हैं। तो प्रकृति का अगर सौंदर्य निहारना है तो प्रातःकाल ही आप देख सकते हो। इस प्रकार पहले पैरा में दिया गया। अब दूसरा पैरा देखेंगे। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़काकर चहक चहक कर उड़ना फर देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। तो देखिए आज मैं सबसे पहले उठ गया हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? सुनूंगा। क्या सुनूंगा? कि चिड़िया अपने पंख फैलाकर कैसे चहक चहक कर उड़ती है और कैसे फर उसकी आवाज़ होती है। और पूरब दिशा में भी फैले हुए बादल है, तो बादलों के जो रंगों की छटा है वहाँ पे दर्शाई गई है। कौन कौन से कलर है यानी रंग है? तो देखिए लाल सुनहले जो पीले बादल है, जो बादलों की छटा है यहाँ पे दर्शाई गई है। तो अगले पैरा में देखें। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? आज मैं सबसे पहले तो उठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? फूलों के डाली पर कैसे कि फूल खिले हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और वो हमारे मन को बहुत भा रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको क्या करूँगा? सबसे पहले जाके मैं प्लग यानी कि तोड़ना, उसको चुनूंगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या देखूँगा? आसमान में जो रंग बिरंगी छटाएँ हैं, रंग छाए हुए हैं। पूरब में सूरज कहाँ उगा है? पूरब में उगा है। और उस दिशा में पीले लाल सुनहले बादल क्या है? मैं क्या करूँगा? सुबह उठ के वो दृश्य देखूँगा। मनमोहक जो दृश्य है दर्शाया गया है तो मैं उसे देखूँगा। अंतिम पैरे में। आज उठा मैं सबसे कहता आज फिरूँगा कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुँह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे कवि में अंतिम पैरे में कवि क्या कहना चाहता है? आज मैं सबको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि सुबह सुबह पेड़ का पत्ता कैसे हिलता है, ठंडी हवा में पत्ते किस तरह झूम उठते हैं, और पहला पंछी कैसे चहक उठा था, और कैसे कलियाँ फूल बनकर खिल रही थी। यानी जो बर्ड्स रहते हैं कैसे उसका बर्ड का ब्लूमिंग यानी फूलों का खिलना, जो कलियाँ है उसका परिवर्तन किसमें हो रहा है? फूलों में हो रहा है। तो कली कैसे फूल बनती है। और उसी के साथ साथ बादल कहाँ छाए हैं? आसमान में। और सूरज कहाँ उगा है? पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में उगने के बाद और बादलों की रंगों की छटा जो है पीले लाल सुनहले कलर के जो आसमान में बादल फैले हैं वो सबको मैं जाकर बताऊंगा। और क्या? ये प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है सुबह का मनमोहक, वो मैं क्या करूँगा? सबको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ कविता में सुबह के समय के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ आसमान में कौन से रंगों की छटा है, कितने रंग दर्शाए गए हैं ये बोल सकते हैं। लाल पीले बादल सुनहले, और वो सूरज कहाँ उगा है? पूरब दिशा में। और साथ ही साथ चिड़ियों की उड़ने की आवाज़ कैसे आ रही है? फर से चिड़ियों की उड़ने की आवाज़ आ रही है। और उसी के साथ साथ हवा चलने पर किस प्रकार पत्ते हर हर करके हिल रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया है। और कवि प्रकृति की सुंदरता को निहारना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है? सबसे पहले उठा है। और कवि पौधों की डाली के ऊपर जाके फूलों को चुनना चाहता है। और कलियों का खिलना मानो कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है? कलियों का मुंह खिलने का अर्थ क्या है? कलियों के मुंह खिलने का अर्थ है कलियों को खिलकर फूल बन जाना। कवि सबको बताना चाहता है पत्तों के हिलने और चिड़ियों के उड़ने की आवाज़ कैसी होती है, और कैसे कली से फूल बन रहा है और कैसे पूरब में पीले लाल सुनहले बादल छाए हुए। तो इस प्रकार कविता में बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है तो हम देखेंगे। यह कविता हमें प्रकृति से क्या करना सिखाती है? प्रेम करना सिखाती है।
और वही संदेश देती है। और साथ ही साथ यह भी सिखाती है कि जिस प्रकार हर नई सुबह के साथ हमारी प्रकृति हमें अपने कामों में जुटे रहने की, वैसे ही नई ताजगी के साथ, ऊर्जा के साथ अपने कामों में जुट जाने की प्रेरणा और संदेश देना चाहती है। तो इस प्रकार यह कविता का रिविजन अथवा पुनरावृत्ति यहाँ पे खत्म होता है। अब देखेंगे दूसरा पाठ। तो इस दूसरे पार्ट यानी कि क्या है, एक लोक कथा है। हमने लास्ट टाइम से करते हुए ही समझाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने की ज़रूरत है, तो इस लोक कथा में किसको दर्शाया गया है, ये कहानी किसके ऊपर है। हाँ, यह कहानी एक ओवेयर यानी कि जो कवयित्री है उसके ऊपर ही आधारित दर्शाई गई है। अगर आप देख सकते हैं पार्ट दूसरा में आप ओपन करके देखें तो देखिए यहाँ पे इस चित्र में भी आप बहुत सुंदर सुंदर यानी कि जामुनी कलर जो है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे जामुन पेड़ के ऊपर लदे हैं। हाँ, तो ये कहानी इसी के ऊपर दर्शाती है। तो इस कहानी में सबसे पहले क्या बताया गया है, देखो जो ओवेयर है नाम की जो कवयित्री है, हाँ, वो क्या कर रही है, बाजार जा रही है। कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। जाते समय सड़क के दोनों किनारे यानी कि जो यहाँ पे सड़क है यानी रोड है, रोड के दोनों किनारे क्या है, जामुन के पेड़ है और उसके ऊपर लदे हुए जामुन लदे हुए हैं बहुत सारे। तो जामुन को देखकर ओवेयर का मन भी ललचा गया और उसकी इच्छा हो गई जामुन खाने की। तो उसी प्रकार देखिए, अगर वो कवयित्री तो अधेड़ उम्र की थी और बहुत ही बुद्धिमता वाली स्त्री थी और उसका वहाँ पे गांव में सभी लोग सम्मान करते थे। हाँ, और बड़े बड़े कवि गोष्ठियों में उसको स्थान मिलता था, इसलिए गांव के सभी लोग उसको झुककर प्रणाम भी किया करते थे। हाँ, अगर आप यहाँ पे अगर दर्शाया जाए, जब वो बाजार जा रही थी उसने देखा जामुन से लदे हुए पेड़, तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसके मन में जामुन खाने की इच्छा भी हुई। तो देखिए कॉमन है, अगर हम भी यहाँ पे अगर देखें तो जामुन वाले तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, तो उसी प्रकार ओवेयर के मुंह में भी पानी आ गया। और उसने जब देखा यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई किसको बोल के जामुन गिरा हो, तो वहीं पे उसने एक चरवाहे के लड़के को देखा। वो क्या कर रहा था, वहाँ पेड़ वहीं पे चढ़कर बैठा था। तो उसने झट से कहा, मौसी कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ गिरा दूँ, बहुत मीठे हैं। ओवेयर हाँ करने पर उसने पूछा कौन से जामुन गिराऊँ। तो देखिए वो लड़का भी बहुत चतुर था बात में। हाँ, कवयित्री तो बहुत ही होशियार बुद्धिमता थी, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं था। उसने झट से पूछा, मौसी तुम्हारे लिए कौन से जामुन गिरा दूँ, गरम या ठंडे। देखिए यह सुनकर ओवेयर चकरा गई। क्यों, उसका सर चकरा गया। हाँ, आज तक तो मैंने केवल ठंडे जामुन ही सुने थे, लेकिन ये मुझे चरवाहा का बच्चा जो है वो मुझे गर्म या ठंडों में कन्फ्यूजन कर रहा है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बालक के बार पूछने पर उन्होंने कहा, ठीक है, ठंडे जामुन तो मैंने बहुत खाए, तो क्यों ना तुम गरम जामुन ही गिरा दो। बालक ने डाली हिलाकर जामुन गिराए तो धूल से सन गए। जैसे ही चरवाहे के बच्चे ने पेड़ को ऐसा हिलाया तो वहाँ से जामुन नीचे गिर गए। जैसे ही जामुन गिर गए तो वो पट से उसको उठाकर फूक कर लेने लगे। तो बालक ने हंसते हुए पूछा, मौसी गरम जामुन कैसे लगे। ओवेयर बोली, बेटा जामुन तो ठंडे ही हैं, अगर जामुन ठंडे हैं तो तुम उसे फूक कर क्यों खा रही हो। देखिए यहाँ पे बात है, हाँ, बुद्धिमत्ता किस प्रकार वाक चातुर्य से एक चरवाहे के बच्चे ने किसको आश्चर्यचकित में डाल दिया, सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया। यह सुनकर ओवेयर ने पहले ही लज्जा का अनुभव किया, फिर प्रसन्न होकर उसे गले लगाया और उसने उस चरवाहे के बच्चे को कहा, सचमुच जामुन तो बहुत गर्म है। तो किस प्रकार इस पाठ में वाक पटुता से, वाक चातुर्यता से, यहाँ पे एक छोटा सा चरवाहे का बच्चा भी ओवेयर को अपने शब्दों से और वाक पटुता से उसको लज्जित करवाता है। तो यह पाठ देखिए किस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, तो यहाँ पे बात कैसी है, वाक पटुता की दिखाई गई है, दर्शाई गई है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, एक वाक्य में है, 2-3 वाक्य में है, और उसी के साथ साथ अगर देखें, अगर 1-2 वाक्य में आपको पूछे जाए तो ओवेयर कहाँ जा रही थी, तो बाजार जा रही थी।
तो जाते हुए उसने क्या देखा, जामुन के लदे पेड़ देखे, वहाँ पे काले काले रसदार जामुन लगे हुए थे और उसको देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। ओवेयर ने कभी भी ठंडे ही जामुन खाए थे और उसने गर्म जामुन की बात सुनी तो उसका सर थोड़ा सा घूमने लगा, क्योंकि उसने कभी आज तक गर्म जामुन की बात ही नहीं सुनी थी। तो चरवाहे के बेटे की जो भी बात थी, बच्चे की बात थी, उससे वो तंग आकर बोली, ठीक है, आज तक तो मैंने केवल ठंडे जामुन ही खाए, तो क्यों न तुम उसे गर्म जामुन उसे खाने के लिए दे दो। यानी कि उस चरवाहे के बच्चे ने क्या किया, पेड़ को हिलाकर उस ओवेयर को वो जामुन दिए। जैसे इसको धूल से लदे हुए जामुन वह ओवेयर उठाकर फूंक फूंक कर लेने लगी। तो चरवाहे के बच्चे ने फट से पूछा, क्यों मौसी, कैसे है गरम जामुन? तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है कि एक छोटे से नन्हे से बालक ने वाक्पटुता अथवा वाक चातुर्य से उस ओवेयर के बुद्धि को अति तीक्ष्ण अति सूक्ष्मता से उसने उसके ऊपर वार किया। ज़रूरी नहीं कि हर बार तलवार या इसका ही वार हो, कभी कभी वाक चातुर्यता से शब्दों से भी वार किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी है, आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तरों के, और ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी और समझ में आने वाली भाषा शैली है। उसी प्रकार इस बालक की वाक चातुर्यता के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे अगर आप भाषा ज्ञान के ऊपर ध्यान दिए तो यहाँ पे आपको इसमें विलोम शब्द आएंगे और उसी के साथ साथ वर्ण विच्छेद आएंगे। वर्ण विच्छेद तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, फिर भी मैं एक उदाहरण आपको दिखाती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए, हल करने में। बालक तो इसका अगर वर्ण विच्छेद करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए ऑलरेडी हमने पहले तो बताया है, लास्ट ईयर भी आप पढ़े हैं वर्ण विच्छेद के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको तोड़ना चाहिए, इसको कट करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो हर एक वर्ण में क्या होता है, स्वर छुपा होता है। तो उसको आप अलग अलग विंगडित करके अगर लिखें तो क्या हो जाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना तो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। तो देखिए बालक, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? ब तो अलग किया, अगर उसमें भी अलग अगर किया जाए तो उसमें से और बाहर निकलना चाहिए। तो इसको अगर कौन सी मात्रा है यहाँ आप देखें तो आ की मात्रा है, तो आ जाएगा। और अगला वर्ण जो है ल है, ल अगर ये पूरा हुआ, अगर हमें इसमें हलंत देनी है, इसमें कौन सा वर्ण छुपा है, ओ, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे क अलग जमा ओ, तो ये है बालक। इसको वर्ण विच्छेद में किस प्रकार अलग अलग किया जाता है। तो और एक दूसरा उदाहरण देखेंगे, मौसी। बाजार, आप इसको भी ऐसे ही हल कर सकते हैं। मौसी में देखो म जहाँ हलन जमा, औ हलन जमा, स हलन जमा, मौसी। इस प्रकार वर्णों को अलग अलग कर किया जा सकता है। म इसमें ऑलरेडी औ की मात्रा है, तो इसलिए म हलन जमा, औ हलन जमा, स हलन जमा, ई, मौसी। तो बाजार को देखेंगे इस प्रकार। ब को भी अगर हम अलग किए, यहाँ पे आ की मात्रा आ जाती है, ब हलन जमा आ, ब हलन जमा आ, जमा ज हलन जमा आ, जमा र हलन जमा ओ। तो बाजार। इस प्रकार वर्णों को विघटित किया जाता है वर्ण विच्छेद। वैसे तो हमने आपको ग्रुप में इसके PDF भेज दिए हैं, लेकिन इसको अलग तरह से अगर क्लास होती, यहाँ पे अगर लाइव क्लास होती तो यानी अगर आप कक्षा में होते तो किस प्रकार हम एक्सप्लेन कर देते थे। इसलिए यह एक टॉपिक यहाँ पे दर्शाया गया है। विलोम वगैरह तो आप वैसे भी लिख सकते हो, वो ग्रुप में नोट ये भी, और एक्सप्लेनेशन यानी कि जब आपका पाठ विश्लेषण हो रहा था उस समय भी हमने दर्शाया गया है। और साथ ही साथ जोड़े भी दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग। और उसी के साथ साथ संयुक्त व्यंजनों से शब्द बनाना है, तो वो सब PDF आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये क्लास में यहाँ तक ही देखेंगे और इसमें बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज केवल एक कविता और एक पोएम ही रिवीजन के लिए यानी पुनरावर्तन की रहेगी। अगली क्लास में फिर देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, सभी सब्जेक्ट का अच्छे से अभ्यास कीजिए और सबसे अच्छा हिंदी का भी कीजिए। धन्यवाद।